हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर वचन में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th हिस्ट्री का चैप्टर 1 द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। आइए चलते हैं 1774 के फ्रांस में। फ्रांस जहां की मोनार्की सिस्टम था, अब ये मोनार्की सिस्टम क्या होता है, तो आइए जानते हैं डिफरेंस बिटवीन मोनार्की एंड डेमोक्रेसी। मोनार्की सिस्टम मतलब सिंगल रूल, यानी जहां राजा राज करता हो, जबकि डेमोक्रेसी में हम नॉर्मल लोग अपने लिए लीडर चूज करते हैं जो कि हमारे लिए राजा या रानी का काम करता है। तो आइए शुरू करते हैं फर्स्ट टॉपिक से, द फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग लेट 18th सेंचुरी। सो गाइस, 1774 में फ्रांस का किंग था लुई 16। जी हाँ गाइस, लुई 16 की ये फिगर मैं आपको यहाँ पर शो कर रहा हूँ। लुई 16 जो था वो बर्बन फैमिली से बिलोंग करता था। बर्बन फैमिली मतलब जैसे हमारे यहाँ इंडिया में अलग अलग जाति धर्म के लोग होते हैं, कोई सिंह होता है, कोई शर्मा होता है, वैसे ही लुई 16 की भी एक फैमिली थी। लुई 16 का भी एक गोत्र था, बर्बन फैमिली। हमारे लुइस भैया ने 20 साल की उम्र में कर ली थी शादी ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोइनेट से। जी हाँ, थोड़ा सा नाम लेना मुश्किल होगा बट आपको लेना पड़ेगा और इसे थोड़ा सा रट्टा मार लेना, बिकॉज ये फ्रेंच नेम है और हमें उतना समझ में नहीं आएगा। तो गाइज, राजा जब लुई 16 बना, जब कोई राजा बनता है तो उसके बाद उसके मन में क्या ख्यालें आती हैं, चलो मैं बताता हूँ। मैं अगर राजा बन जाऊं तो मैं तो सबसे पहले दौड़े दौड़े अपने खजाने के पास जाऊं। और गाइज, लुई 16 भी मेरी ही तरह था। राजा बनने के बाद वो दौड़ते दौड़ते अपने खजाने को देखने गया, बट उसने जो देखा उसके बाद उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। गाइज, लुई 16 ने देखा कि उसका खजाना खाली है। अब उसका खजाना क्यों खाली था, आइए उसका रीजन भी हम जान लेते हैं। द ट्रेजर वॉज एम्प्टी ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। फ्रांस में बहुत साल से लड़ाइयां चल रही थीं, तो सोल्जर्स की देखभाल में या फिर हथियारों के बनने में बहुत सारे पैसे ऐसे ही हमारी लड़ाइयों में खर्च हो जाते हैं। इसके अलावा जो राजा का पैलेस था, जो कि वर्साइली नाम की जगह पे था, उसकी मेंटेनिंग में भी बहुत सारा पैसा लग गया। इसके अलावा फ्रांस ने 13 अमेरिकन कॉलोनीज की हेल्प की और उन्हें ब्रिटेन से इंडिपेंडेंट करवाया। अब गाइस, ये कॉलोनीज क्या होती हैं, आइए जानते हैं। सो गाइस, चलिए मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूं। जैसे हमारी इंडिया पे ब्रिटिशर्स ने रूल किया, तो हम इंडियंस को उन्होंने अपना गुलाम बनाया और हमारी कंट्री से उन्होंने बहुत सारी चीजें चुराई, तो हमारी इंडिया उनकी कॉलोनी बन गई। यानी कि अगर हमारी कंट्री किसी दूसरे कंट्री पे कब्जा करती है तो वो दूसरी कंट्री हमारी कॉलोनी बन जाएगी। और गाइस, इसके अलावा रोड बनवाना, हॉस्पिटल्स बनवाना, स्कूल बनवाना, इन सभी चीजों में भी बहुत सारा पैसा लग गया। और गाइस, इसीलिए हमारा फ्रांस 10% इंटरेस्ट के साथ लोन में डूब गया। यहाँ गाइस, फ्रांस में बिलियन से भी ज्यादा लिबरल्स का लोन हो गया। गाइस, लिबरल्स फ्रांस की करेंसी थी उस टाइम। तो दोस्तों, जाहिर सी बात है कि जब इतना सब कुछ आपकी कंट्री में हो रहा हो तो एक किंग क्या करेगा, किंग कहीं ना कहीं से पैसे की अरेंजमेंट करेगा। तो ऐसा ही अरेंजमेंट किया हमारे लुई 16 ने। लुई 16 ने आम जनता का टैक्स बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, बहुत बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। जितना लोग देने की सोच भी नहीं सकते थे उतना बढ़ा दिया। और गाइस, कहीं ना कहीं ये आम लोगों के साथ कुछ बुरा भी हो रहा था, क्योंकि दूसरों की गलती की सजा उन्हें मिल रही थी। तो आइए चलते हैं अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। फ्रेंच सोसाइटी इज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेट्स। गाइस, फ्रांस 3 हिस्सों में डिवाइडेड था, जिसे हम स्टेट भी कहते हैं। फर्स्ट स्टेट में क्लैरिजी आते थे। क्लैरिजी यानी कि वो लोग जो चर्च में काम करते थे और इन्हें किसी तरह का भी कोई भी टैक्स नहीं पे करना पड़ता था। सेकंड स्टेट में नोबिलिटी आते थे। नोबिलिटी यानी वो लोग जो रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे, जैसे कि किंग, क्वीन, प्रिंस, मिनिस्टर्स एक्सेट्रा, और इन्हें भी किसी तरह का टैक्स नहीं पे करना पड़ता था। बाकी गाइस, थर्ड स्टेट में वो सारे लोग आते थे जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट में नहीं आते थे, यानी कि जैसे टीचर, लॉयर, मर्चेंट, पीजेंट, आर्टिशियन, लैंडलेस लेबर्स, यहां तक कि बेगर भी। और गाइस, थर्ड स्टेट के ही लोगों को सिर्फ और सिर्फ टैक्स पे करना पड़ता था। अब आप कहोगे ये कहाँ का इंसाफ है, तो ये फ्रांस का इंसाफ है। और इसी की वजह से आगे जाके बहुत सारी लड़ाइयां हुई और आगे की बात है, आगे पढ़ेंगे। गाइस, मैं आपको एक बात बताना भूल ही गया कि व्हाट इज ओल्ड रिजाइम। गाइस, ये क्वेश्चन हमेशा 1 से 2 नंबर में आपके एग्जाम में पूछता है। तो गाइस, ओल्ड रिजाइम क्या होता है? 1789 के पहले के पीरियड को हम ओल्ड रिजाइम कहते हैं। गाइस, फ्रांस में पीजेंट्स यानी कि फार्मर्स, किसानों की पॉपुलेशन 90% थी,
बाकी बचे 10% में क्लैरिजी और नोबिलिटी आते थे। लेकिन गाइस हमारे किसानों के पास सिर्फ और सिर्फ 40% ही लैंड था पूरे फ्रांस का, और 60% हमारी क्लैरिजी और नोबिलिटी के पास था। यानी कि गाइस सोचो 10% लोगों के पास 60% लैंड, ये कहां का इंसाफ है। फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के मेंबर के पास बर्थ से यानी कि जन्म से ही कुछ प्रिविलेजेस थे, कुछ विशेष अधिकार थे, जिसमें पहला था कि उन्हें किसी भी प्रकार का टैक्स पे नहीं करना पड़ता था, और दूसरा ये था कि वो किसी भी छोटे लोगों को ऑर्डर दे सकते थे, यानी कि अपनी बात मनवा सकते थे। टाइप्स ऑफ टैक्सेस पेड बाय थर्ड स्टेट, इसमें पहला नंबर का जो टैक्स है वो होता है टाइथ टैक्स। टाइथ टैक्स जो कि आम जनता चर्च को देती थी, यानी कि फर्स्ट स्टेट को देती थी अपनी फसल का 1/10। इसके बाद आता है टाइल टैक्स, जिसमें आम जनता राजा को टैक्स देती थी। इसके बाद आता है इनडायरेक्ट टैक्स, यानी कि सॉल्ट या तंबाकू पे भी टैक्स लगता था। जी हाँ गाइस, वही तंबाकू जो आज के जमाने में खाने को मना किया जाता है, और कहीं ना कहीं सही में नहीं खाना चाहिए, बिकॉज उससे हमें कैंसर होता है। तो क्या आपने एक बात नोटिस की कि देश में रहते तो सब थे, बट टैक्स सिर्फ थर्ड स्टेट के ही लोगों को पे करना पड़ता था। द स्ट्रगल टू सर्वाइव। फ्रांस में 1715 में 23 मिलियन लोग थे, जबकि 1789 आते आते 28 मिलियन हो गए। अब आप कहोगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, टाइम बीतेगा तो पॉपुलेशन तो बढ़ना ही है। बट गाइस एक प्रॉब्लम थी, पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ तो इसी के साथ साथ वहां पे फूड की डिमांड इंक्रीज हुई, यानी कि खाने का डिमांड इंक्रीज हुआ। बट फूड का डिमांड इंक्रीज हुआ, लेकिन प्रोडक्शन, जो फूड का प्रोडक्शन था वो इंक्रीज नहीं हुआ, क्योंकि सारा का सारा लैंड तो हमारे फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के लोगों ने ही जब्त करके रखा था। हमारे फार्मर्स क्या बोते और क्या खाते, और इसी वजह से आम जनता में फूड ग्रेन्स का जो प्राइस था वो बहुत ज्यादा बढ़ गया, और अगर कभी वहां पर सूखा पड़ जाता तो वहां पर तो और दिक्कतें होनी थी। तो इसीलिए वहां पे सबसिस्टेंस क्राइसिस होने लगा। सबसिस्टेंस क्राइसिस मतलब जब एक इंसान को जीने के लिए कुछ जरूरती की चीजें ना मिले, जिसके बिना वो नहीं जी सकता है, जैसे कि रोटी, कपड़ा और मकान। जब एक इंसान को रोटी और कपड़ा और मकान ना मिले तो वहां पर होता है हमारा सबसिस्टेंस क्राइसिस। गाइस अब आप कहोगे कि इतना सब कुछ हो गया था तो क्या फ्रांस के लोगों के मुंह पर पट्टियां बनी थी, क्या उन्हें विद्रोह नहीं करना चाहिए था? नहीं गाइस, फ्रांस के लोगों ने विद्रोह किया था, लेकिन राजा फिर भी राजा होता है, और लुई 16 ने उनका मुंह बंद करवा दिया बाय द हेल्प ऑफ आर्मी सोल्जर्स। उसके पास फिर भी पावर होती है जो आम जनता के पास नहीं होती। उसके पास वेपन्स होते हैं, हथियार होते हैं, जो कि हमारे आम जनता के पास नहीं होते। द एमर्जिंग मिडिल क्लास। अब गाइस ऐसा तो था नहीं कि थर्ड स्टेट के सारे लोग एकदम गवार थे। उनमें कुछ लोग अच्छे प्रोफेशन के थे, कुछ लोग पढ़ाई लिखाई कर चुके थे, तो उन्हें दूसरी कंट्री में एज अ ट्रेडर यानी कि बिजनेसमैन यानी कि व्यापारी का जॉब मिल चुका था। और ये लोग कहीं ना कुछ उपाय करते रहते थे कि यार कैसे इस जो सिस्टम है ये टैक्स वाला इसको कम किया जाए। द रोल ऑफ फिलोसोफर्स। गाइस जॉन लॉक और जीन जैक रूसो जैसे कुछ फिलोसोफर्स थे जिनका कहना था कि सोसाइटी ऐसी होनी चाहिए जिसमें लॉज इक्वल रहे, और गवर्नमेंट ऐसी होनी चाहिए जो लोगों की बातें सुने। आइए पढ़ते हैं अब कुछ बुक्स के बारे में जो इन्हें फिलोसोफर्स ने लिखी थी, ताकि लोग उसे पढ़ के अपने मन में नेशनलिज्म यानी कि देशभक्ति की भावना ला पाए। टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, इस बुक को जॉन लॉक ने लिखा था, और इस बुक के जरिए उन्होंने मांग की थी डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन की खंडन करने की, यानी कि जो राजा ने बोला वो पत्थर की लकीर है, राजा भगवान के समान है, और साथ ही सारे हक राजा के पास है, इसे हम कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन, और इसे ही खत्म करने की मांग की थी हमारे जॉन लॉक ने। इसके बाद जो बुक आता है वो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जिसे लिखा था रूसो ने। रूसो ने इस बुक के जरिए ये बताया था कि लोगों और गवर्नमेंट के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, यानी कि गवर्नमेंट को लोगों की बात सुननी चाहिए और उनके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालना चाहिए। द स्पिरिट ऑफ लॉज, इस बुक को मॉन्टेस्क्यू ने लिखा था, और इस बुक के अंदर उन्होंने लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी का आइडिया दिया। लेजिस्लेटिव जो लॉज बनाता है, एग्जीक्यूटिव जो कि देखता है कि लोग लॉस फॉलो कर रहे हैं या नहीं, और जुडिशरी जो लॉस फॉलो ना करने वाले को सजा देता है। द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रांस के लोगों को अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से भी आइडिया मिला कि अमेरिका में भी इक्वल लॉज हैं।
जो आइडियाज बुक लिखने वाले फिलोसोफर्स ने दिए उसके बारे में डिस्कस होने लगा इन कॉफी हाउसेस, सलून्स, न्यूज़पेपर्स, बुक्स एक्सेट्रा। बाहर ये न्यूज फैल गई कि लुईस 16 टैक्स को और बढ़ाने वाला है। और दोस्तों, आप ही सोचो कि लोग पहले से ही गरीब थे और इसमें लुईस 16 ने टैक्स भी बढ़ा दिया, यानी कि लुईस 16 ने कंगाली में आटा गीला किया और एक तरह से अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मार ली। द आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशन। 5 मई 1789 को लुईस 16 ने स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई और न्यू टैक्सेस के प्रपोजल को रखा। स्टेट जनरल एक पॉलिटिकल बॉडी है जहां तीनों स्टेट के मेंबर्स रहते हैं। इसे लास्ट टाइम 1614 में हेल्ड किया गया था और उसके बाद डायरेक्ट 5 मई 1789 को लुईस 16 ने इसे हेल्ड किया। फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के 300 रिप्रेजेंटेटिव्स थे जो कि फ्रंट में बैठे थे। थर्ड स्टेट के 600 मेंबर्स थे जिन्हें पीछे खड़ा होना पड़ा था। 600 मेंबर्स वो थे जो समृद्ध थे और एजुकेटेड थे। जो छोटे लोग थे जैसे पीजेंट्स, लेबर्स, उनको वहां पे एंट्री नहीं मिली थी। एज वेल एज वुमेन्स को भी वहां पे एंट्री नहीं मिली थी। असेंबली में इन छोटे लोगों की डिमांड को थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव ने रखा था। वोटिंग में हर एक स्टेट का एक वोट था, बट थर्ड स्टेट के मेंबर्स ने डिमांड की कि हर एक पर्सन का एक वोट होना चाहिए। ये आइडिया उन्हें रूसो की बुक सोशल कॉन्ट्रैक्ट से मिला था, बट किंग ने इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। तो थर्ड स्टेट के लोग वहां से उठकर बाहर चले गए। बाहर निकलकर इन लोगों ने फ्रेंच नेशन के लिए अपने आप को एक स्पोक्समैन मान लिया, यानी कि अपने आप को रिस्पॉन्सिबल मान लिया। 20 जून को थर्ड स्टेट के लोग इंडोर टेनिस कोर्ट में इकट्ठा हुए जो कि वर्साइली में प्रेजेंट है, और उन्होंने ये प्रण लिया कि वो तब तक वहां से नहीं जाएंगे जब तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाता। दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन एक बुक है जिसमें सभी लॉज लिखे रहते हैं, यानी कि उन लॉज को सभी को फॉलो करना पड़ता है, वो चाहे किंग हो, चाहे पीजेंट्स हो, चाहे नॉर्मल लोग हो, चाहे मिनिस्टर्स हो। उन लोगों ने यह साफ साफ बोला था कि किंग के पावर को कम करने का कॉन्स्टिट्यूशन जब तक नहीं बनेगा तब तक हम वहां से नहीं जाएंगे। इन्हें मिराबियो और एबेसियस लीड कर रहे थे। मिराबियो जो कि एक नोबल थे, यानी कि सेकंड स्टेट के थे, और एबेसियस वो एक प्राइस थे, यानी कि वो फर्स्ट स्टेट के थे। अब आप सोचोगे कि यार ये लोग तो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के मेंबर्स थे, तो ये थर्ड स्टेट के लोगों के साथ क्यों खड़े थे? क्योंकि इन्हें प्रजा का दुख दिखता था। ये बुरे लोग नहीं थे। नेशनल असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में बिजी थी और बाकी लोग कंफ्यूजन में थे कि नेशनल असेंबली कैसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी। और उस टाइम बहुत तेज की ठंड भी पड़ी थी, मतलब बैड हार्वेस्ट हुआ था, और इसकी वजह से फूड ग्रेन का प्राइस भी इंक्रीज हुआ। लोग बेकरी पे जाकर टूट पड़े, लोगों ने अन्न भंडारों को लूट लिया और टैक्सेस रिलेटेड डॉक्यूमेंट को भी जला दिया। तो लोगों के इतनी प्रोटेस्ट की वजह से किंग ने कहा कि उसके पावर को अब कॉन्स्टिट्यूशन चेक करेगा। फर्स्ट स्टेट से भी बेनिफिट छीन लिया गया, ताइटे टैक्स को भी खत्म कर दिया गया, और जो भी लैंड फर्स्ट स्टेट के पास था उसे भी लोगों में बांट दिया गया। फ्रांस बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। 1791 में नेशनल असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाकर तैयार कर दिया और उस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग किंग की पावर्स को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। इस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग लॉ मेकिंग पावर्स सिर्फ नेशनल असेंबली के पास ही थे, यानी कि ये एक इनडायरेक्ट बॉडी थी। तो आइए जानते हैं कि इस कॉन्स्टिट्यूशन में नेशनल असेंबली ने क्या लिखा था। सिटीजन्स वोट करके अपने लिए इलेक्टर्स चूज करें और वो इलेक्टर्स वोट करके नेशनल असेंबली के मेंबर्स को चूज करें। इस तरह से नेशनल असेंबली के मेंबर्स को चूज किया जाना था। थर्ड स्टेट के सारे मेंबर्स वोट नहीं कर सकते थे, सिर्फ मैन वोट कर सकते थे, और वो भी मैन जिनकी एज 25 ईयर से ज्यादा हो। और टैक्सेस देने वाले ही लोग वोट कर सकते थे। वुमेन्स को तो वोट देने का कोई अधिकार ही नहीं था। और टैक्स की कीमत लेबर के 3 दिन के वेजेस के बराबर थी, यानी कि लेबर के 3 दिन के पगार के बराबर टैक्स की कीमत थी। जो ये टैक्स नहीं पे कर पाते थे उन्हें पैसिव सिटीजन कहते थे, और जो पे कर देते थे उन्हें एक्टिव सिटीजन कहते थे। फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग लोगों के पास जीने का राइट था, वो कुछ भी बोल सकते थे, वो अपने आइडियाज को शेयर कर सकते थे, और सारे लॉज सबके लिए इक्वल थे। लॉज किंग को भी फॉलो करना था और पीजेंट को भी, यानी कि सबको लॉज को फॉलो करना था।
France abolishes monarchy and becomes republic. राजा भले ही कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए रेडी था, बट उसने सीक्रेटली नेगोशिएशन किया था अपनी आसपास की कंट्री के साथ, क्योंकि कोई भी राजा नहीं चाहेगा कि उसका पावर कम हो। नेशनल असेंबली ने वॉर डिक्लेयर कर दिया ऑस्ट्रिया और प्रशिया के अगेंस्ट, और लोग भी बहुत ज्यादा मात्रा में लड़ने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि उन्हें नेशनल असेंबली पर विश्वास था। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 में जो रिच मेंबर्स थे उन्हें ज्यादा महत्व दिया गया एज कंपेयर टू लेबर्स। अपनी अपनी बातें रखने के लिए लोगों ने पॉलिटिकल क्लब्स बनाए जिसमें लोग अपनी बातें रखते थे ताकि उनकी बातें गवर्नमेंट सुन सके, और इसी में एक क्लब था जैकोबिन क्लब। जैकोबिन क्लब के लीडर का नाम था मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। इस क्लब के लोगों का यूनिक ड्रेस था, और जब ब्रेड का प्राइस बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ तो ये लोग रिवोल्ट करने लगे, और जैकोबिन क्लब ने डिसाइड किया कि वो राजा को बंदी बनाएंगे उसके पैलेस में जाकर, और उन्होंने ऐसा किया भी। अब राजा के ना होने की वजह से नेशनल असेंबली ने फिर से एक इलेक्शन किया और फिर से वोट डिक्लेयर किया, और वापस से इलेक्शन हुआ, और इस इलेक्शन में 21 ईयर से अबव के लोग राइट वोट कर सकते थे। वुमेन्स के पास भी राइट था वोट करने का। ये जो नई बॉडी इलेक्ट होकर आई थी इसका नाम था नेशनल कन्वेंशन। 21 सितंबर 1792 में इसने मोनार्की एबॉलिश किया और फ्रांस को रिपब्लिक घोषित किया। 21 जनवरी 1793 को लुई 16 को गिलेटिन से मार दिया गया, यानी कि उसके सर को गिलेटिन से काट दिया गया। नेशनल कन्वर्जन में जैकोबिन क्लब की गवर्नमेंट बनी, और इस पीरियड को द रीन ऑफ टेरर कहते हैं। अब लोग मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर को बहुत अच्छा समझते थे, बट धीरे धीरे उसने भी अपना रंग रूप दिखाना शुरू कर दिया। रॉबेस्पियर लगातार लोगों पर अत्याचार करता रहा, और फाइनली 1794 में उसे भी गिलेटिन पे चढ़ा दिया गया, और यहां पर जैकोबिन क्लब का एंड हो गया। अब कॉन्स्टिट्यूशन को दो हिस्सों में फिर डिवाइड किया गया, लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव काउंसिल। पर दोनों गवर्नमेंट के बीच में टकराव होने लगी, और ये दोनों एक दूसरे से ही लड़ने लगे, और इसका फायदा उठाया नेपोलियन बोनापार्ट में। नेपोलियन बोनापार्ट बहुत ही बेकार राजा था, और फाइनली वो वाटरलू की लड़ाई हारा और फ्रांस से वो भी विदा ले चला। अभी तक आपके बुक में सिर्फ इतना ही दिया है, तो यहीं पे करते हैं इस स्टोरी का अंत। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और अगर कहीं भी डाउट हुआ हो तो कमेंट में जरूर लिखिए। मैं आपकी कमेंट का रिप्लाई जरूर देने की कोशिश करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।